आज हम पढ़ेंगे अकबर के काल की अर्थव्यवस्था, यानी आर्थिक स्थिति मुगल साम्राज्य की कैसी थी। किसके काल में? अकबर के काल में। तो अकबर महान शासक है। अकबर ने अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया है। तो अकबर के समाज की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? अच्छी होगी कि बेकार होगी? तो अच्छी होगी तो कैसे होगी? क्या क्या बताओ। अर्थव्यवस्था में हम क्या क्या पहलू की चर्चा कर सकते हैं? अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या क्या देखोगे उसमें? हम्म। हाँ, व्यापार की स्थिति क्या है और बाजार की स्थिति क्या और है? देखो, अगर वर्तमान भारत की बोला जाए अर्थव्यवस्था में तो कितने सेक्टर हैं, कितने घटक हैं? 3। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। लेकिन ये कब के भारत की है? ये वर्तमान भारत की है। अकबर के काल में जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा? कृषि। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? उद्योग, व्यापार, वाणिज्य। और टर्सरी सेक्टर में आएगा सेवा क्षेत्र। क्या अकबर के काल में सेवा क्षेत्र था? तो क्या वो पैसे दे रहा है क्या अकबर? अकबर कभी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा तो क्या उसको जीएसटी देना पड़ेगा? सेवा क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पे क्लास कर रहे हो, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? सेवा। तो सेवा के बदले तो हमको क्या दे रहे हो? यानी आप मध्यकाल में सेवा क्षेत्र पूरी तरह से नगण्य था। प्राचीन भारत में भी सेवा क्षेत्र नहीं था। सेवा क्षेत्र आधुनिक काल की संकल्पना है। मेरी बात समझे? तो जब हम अकबर के काल का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो हम उसको में प्राथमिक क्षेत्र पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ इसके अलावा हम पढ़ेंगे वहाँ की मुद्रा व्यवस्था, पढ़ेंगे माप तौल की इकाइयाँ। ठीक है। मुगल काल में यूज होने वाले बंदरगाह। जब ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि अकबर के काल की अर्थव्यवस्था अच्छी थी या बुरी थी। ठीक है ना? तो जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, अकबर कालीन आर्थिक व्यवस्था, इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या है मध्यकाल में या प्राचीन भारत में? सरकार को या राजा को किससे टैक्स कलेक्शन मिल रहा है? भूमि। तो यह पहला क्या पढ़ेंगे? भूमि व्यवस्था। ठीक है। उसके बाद कृषि, उसके बाद व्यापार वाणिज्य, और उसके बाद माप तौल की इकाइयाँ, और उसके बाद मुद्रा व्यवस्था। क्या मेरी बात समझे? तो भूमि व्यवस्था के तहत कल थोड़ी सी चर्चा हुई क्लास में। अकबर ने भूमि व्यवस्था, एक नई भूमि व्यवस्था प्रतिपादित की किसने कराई? टोडरमल ने। कहाँ पे? ठीक। तो जैसे ही अकबर ने गद्दी प्राप्त की 1556 से 1605, शुरू के 4 वर्ष का टाइम पीरियड किसके अधीन? बैरम खां के अधीन।
60 से 62 किसके अधीन? अख्ता खैल समूह के अधीन। जब अकबर को बैरम खां और अख्ता खैल समूह से छुटकारा मिला, तब अकबर ने व्यापक काम करना शुरू कर दिया। ये बात समझे? तो जैसे ही वो कार्य करेगा तो कार्य हर एक सेक्टर में अलग अलग करेगा। उसने मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक नई भूमि व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन क्या ये पहली बार जो प्रयोग हुआ वही सफल हो गया, कि इसके पहले अकबर कई सारे प्रयास कर चुका है? कर चुका है ना। टोडरमल का ये 5वां प्रयास था, सॉरी चौथा। टोडरमल को चौथी बार अपॉइंट किया गया था। किस लिए? कि आप हमारे साम्राज्य के भूमि का आकलन करें और एक नई व्यवस्था का सृजन करें। अकबर ने किसको ये काम सौंपा? टोडरमल को। कितनी बार? ये चौथी बार था। यानी शुरू के 3 प्रयास अकबर के क्या हो गए? असफल हो गए। समझे मेरी बात? तो पहली बार अकबर ने कोशिश की 1562 में, और एक मोतमिद खां नामक एक व्यक्ति है, अधिकारी है अकबर का। क्या नाम है? मोतमिद खां। इसको कहा कि आप साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण करें और एक नई व्यवस्था को सृजित करें। मोतमिद खां क्या हो गया? असफल हो गया। दूसरा प्रयास किया अकबर ने 1564 में, और प्रयास करवाने का काम किसको दिया? मुजफ्फर खां को। मुजफ्फर खां को भी यही काम सौंपा गया, लेकिन मुजफ्फर खां भी असफल हो गए। तीसरा प्रयास किया गया 1567 में शिहाबुद्दीन द्वारा, और शिहाबुद्दीन भी एक नई भूमि व्यवस्था सृजित करने में असफल हो गए। चौथी बार टाइम आया 1571। ये टाइम याद रखना। कितनी बार प्रयास कर रहा है? भूमि व्यवस्था के संदर्भ में एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए अकबर ने कितने प्रयास किए? 4। 3 प्रयास असफल है, चौथे प्रयास में अकबर सफल हो गया। चौथा प्रयास 1571 में करवा रहा है। किसके द्वारा? मुजफ्फर खां को फिर अपॉइंट किया, और मुजफ्फर खां की सहायता के लिए टोडरमल को कहा कि आप मुजफ्फर खां को असिस्ट करें। और ये गए दोनों कहां पर? तो अगर पूछा जाए क्या यह टोडरमल की खुद की सोची सोच है, समझी सोच है, क्या है, या खुद का उसका आविष्कार है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। शेर शाह सूरी इसके पहले भूमि व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक काम कर चुका है। क्या? हाँ, 40 से 45। हाँ, अब जब मुगल वंश का हुमायूं निर्वासित हो गया तो दिल्ली की गद्दी पे कौन सा वंश आया? अफगान वंश, सूरवंश। और सूरवंश की स्थापना किसने की? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी में नई भूमि व्यवस्था स्थापित कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन क्योंकि अब मुगल साम्राज्य फिर से गद्दी पे आएगा, तो अपने पुराने दुश्मन की व्यवस्था को खत्म करेगा कि लागू करेगा? खत्म किया, और खत्म करने के क्रम में टोडरमल को यह काम दिया गया। लेकिन टोडरमल ने शेर शाह सूरी की ही नीतियों को अपना आधार बनाया, ठीक है, और एक नई व्यवस्था लेके आया जिसे हम आइन ए दहसाला के नाम से जानते हैं। पकड़ पाए? पूछा जाए आइन ए दहसाला क्या है, तो एक भूमि व्यवस्था जिसको प्रतिपादित टोडरमल द्वारा कराया गया। यानी मुजफ्फर खां को प्रधान बनाया गया, लेकिन सर्वाधिक काम किसने किया? और टोडरमल के इस काम से अकबर प्रसन्न हो गया
और उसको दीवाने आला की उपाधि दे दी। याद आया? और पूछा जाएगा आईने दहसाला सबसे पहले कहाँ लागू हुई, तो आप कहेंगे गुजरात में। कब लागू हुई? गुजरात विजय के बाद, 1572 1573। ठीक है, अब समझो आईने दहसाला है क्या। क्या है? आईने दहसाला के तहत टोडरमल ने किसी एक पर्टिकुलर भूमि का 10 साल का रिकॉर्ड निकाला और प्रत्येक साल में कितना उस भूमि से टैक्स मिला है इसका अध्ययन किया और 10 सालों के औसत को टैक्स के रूप में वसूलने का काम ही आईने दहसाला कहलाया। समझ गए? पक्का? अब सुनो, आईने दहसाला का मतलब क्या है। अकबर ने, ये पहला शासक है, कौन? अकबर, जो क्या कर रहा है, अच्छा भूमि व्यवस्था, आप भू राजस्व किससे ले रहे हैं? किसानों से ले। किस पर ले रहे हैं? भूमि पर ले रहे हैं ना। अकबर ने भू राजस्व भूमि से ना लेकर उत्पादित होने वाली फसलों से लिया। ये बात पकड़ पाए क्या? भू राजस्व कर का मतलब भूमि पर लगने वाला कर, लेकिन अकबर ने क्या किया, भू राजस्व कर भूमि पर नहीं लगाया, बल्कि उस भूमि पर जो भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर कर लिया। समझ गए? और यही काम शेरशाह सूरी कर चुका। कैसे? अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की टाइम की बात, तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य की भूमि को 3 भागों में बांटा। कितनी भागों में? कौन कौन सी? एक है उच्च भूमि, दूसरी मध्यम भूमि और तीसरी खराब भूमि। उच्च भूमि से लगान की दर ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। मध्यम से इससे थोड़ी कम होगी और खराब से बहुत ज्यादा कम होगी। अकबर ने भी अपने साम्राज्य की भूमि को 4 भागों में बांट दिया। शेरशाह ने कितने भागों में बांटा था? इसने कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? देखो, पहली है पोलच, दूसरी है परती, तीसरी है चाचर और चौथी है बंजर। ये पूछा जाएगा कि मुगल काल की भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 4। याद रखना, कौन कौन सी? पोलच, परती, चाचर और बंजर। बंजर कैसी भूमि? कोई आधार होगा ना। पोलच किस भूमि को कहेगा अकबर? उपज हो रही हो, तो इसमें नहीं उपज हो रही होगी। ऊंचा लेवल कैसे? कोई आधार होगा ना, किस भूमि को पोलच कह रहा है, किस भूमि को परती कह रहा है, किस भूमि को चाचर कह रहा है, किस भूमि को बंजर कह रहा है। कुछ आधार होगा। तो याद रखना, पोलच भूमि उस भूमि को कहा गया जिसमें 1 साल के भीतर 3 या 3 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। कितनी? 3 या 3 से अधिक, यानी 4 महीने में फसल कटाई होगी, फसल बुआई होगी, फसल को निकाला जाएगा। ये समझे? ऐसी भूमि परती कौन सी भूमि? ऐसी भूमि जो 1 साल में 1 या 2 फसलों को उगाने के काम आए, तो वो भूमि क्या कहलाएगी? परती। चाचर भूमि 2 या 3 सालों में 1 फसल निकल रही है। बंजर भूमि 5 से 6 वर्षों में 1 फसल निकल रही है। कैसी भूमि है ये? बंजर मतलब 5, 6, 7 सालों में 1 बार फसल निकल आई, फिर आने वाले 6 साल तक सन्नाटा। चाचर 2, 3 सालों में 1 फसल। परती 1 साल में 1 या 2 फसल। और पोलच 1 ही साल में 3 या 3 से अधिक फसल। अब बताओ, फसल की भू राजस्व की दर किस भूमि से ज्यादा लेगा अकबर? पोलच से। पोलच से सबसे ज्यादा और बंजर से। ऐसा ही शेरशाह ने किया था। इतना ही नहीं, अकबर एक कदम और आगे आ गया। इसने क्या किया? पहले भूमि का वर्गीकरण किया,
अब मान लो भूमि में फसल उगाओगे ना, तो कोई गेहूं उगा रहा है, कोई चावल, कोई नील और कोई अफीम होगा। क्या सभी किसान एक ही फसल लगाएंगे क्या? तो जो 3-3 महीने में चेंज हो रही हैं, तो एक में गेहूं लग गए, एक में चावल, एक में नील, एक में अफीम। क्या हो जाएगी? होगी ना? सारी भूमि की बात कर रहे हैं। इसमें क्या फसल उगेगी? गेहूं, चावल, मटर, सरसों। इसमें क्या उगेगी? हो सकता है चावल ही उगे, गेहूं ना उगे। इसमें क्या उगेगा? गेहूं, चावल, नील भी उगाती। नील उगाती तो 3 साल तक बंजर भूमि। इसमें क्या हो सकता है? नील उगाई, नील के बाद भूमि बंजर। ऐसे में जो फसल उगाई जा रही है, अकबर ने फसलों को भी अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। क्या किया? फसलों को भी अकबर ने वर्गीकृत कर दिया। क्या मतलब इसका? मान लो किसी किसान ने गेहूं उगाया तो उसकी भू राजस्व की दर अलग होगी, चावल उगाया तो अलग, नील उगाई तो अलग, अफीम उगाई तो अलग। और इसके लिए एक रजिस्टर का निर्माण कराया गया जिसे रई के नाम से पुकारा गया है। तो रई क्या है? फसलों की पैदावार के क्रम में एक रजिस्टर का निर्माण किया गया। जैसे लिखा है गेहूं, और गेहूं के आगे लिखा है भू राजस्व की दर, यानी 1/3। चावल 1/4, नील 1/2, अफीम 1/2। ये फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। यानी हर फसल के सामने भू राजस्व की दर का निर्धारण कर दिया गया। ऐसे रजिस्टर को क्या कहा? समझ गए मेरी बात? पक्का? चले आगे। चलो अब देखो, भू राजस्व कौन वसूल रहा है? अकबर। क्या अकबर जा रहा है वसूलने? नहीं जा रहा ना। तो अकबर अपने साम्राज्य को, अच्छा अकबर का साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तारित है? 1605। उसकी मृत्यु से पहले तक मुगल साम्राज्य कहां तक बढ़ गया है? कश्मीर है, काबुल है, सिंध है। काबुल है, सिंध है, मालवा है, मेवाड़, रणथंबोर, गढ़कटंगा, खानदेश, अहमदनगर नहीं है, गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा ये अभी नहीं है, लेकिन गिफ्ट पहुंचा रहे हैं। याद आया? लगभग संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अहमदनगर और बीजापुर, गोलकुंडा को छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत अकबर के साम्राज्य का हिस्सा है कि नहीं है? है। ऐसे में क्या होगा? बता क्या रहे थे हम? है? बताने क्या वाले थे भाई हम? हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो अकबर इतने बड़े साम्राज्य को कितने भागों में बांट चुका है? तो आप कहेंगे 18 परगनों में अकबर ने अपने साम्राज्य को बांटा था। पहले 15 थे, फिर खानदेश जुड़ा, बीजापुर, गोलकुंडा बाद में जुड़ रहे हैं। यानी अकबर के काल में ये कितनी संख्या है इनकी? शाहजहां के काल में 21 होगी, औरंगजेब के काल में फिर से एक स्वतंत्र हो जाएगा, और कितनी हो जाएगी? 20। तो अकबर के काल में परगनों की संख्या, यानी यूपी एक क्या है? भारत का एक राज्य है। वैसे अकबर के साम्राज्य का परगना क्या है? कितने राज्य, कितने भागों में बटा है? 18 परगनों में प्रत्येक परगने को एक करोड़ी नामक अधिकारी पर छोड़ दिया गया, जो उस परगने से क्या वसूलेगा? अब परगना छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो क्या ये अकेले काम करेगा? इसकी सहायता के लिए अमीन, और अमीन को सहायता करने के लिए अमलगुजार। ये तीनों अधिकारी किससे संबंधित हैं?
राजस्व संग्रह करता है। नाम में क्या लिखा है? तो इसके ऊपर कर्तव्य था कि ये अपने परगने से कम 1 करोड़ भू राजस्व की वसूली करेगा। तो अकबर को प्रत्येक साल 18 परगनों से कितने करोड़ संपत्ति मिल रही है? कम से कम 18 करोड़। ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? मेरी बात समझे? तो करोड़ी हो, अमीन हो, अमल गुजार हो, ये तीनों ही क्या है? अकबर कालीन भू राजस्व अधिकारी, जो कलेक्ट करेंगे और अकबर के दरबार में पेश कर देंगे। बात समझे? पक्का? अब भू राजस्व दे कौन रहा है? किसान दे रहे हैं। तो किसानों को भी 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक है खुद काश्त, ये किसान का नाम है। दूसरा है पाही काश्त और तीसरा है मुजारियान। क्या क्या है? नाम में क्या लिख रहा है? काश्त मतलब किसान, तो काश्त का मतलब क्या हो गया? खुद मतलब ऐसे किसान जो स्वयं की भूमि पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। पाही काश्त मतलब भूमि किसी और की, खेती किसी और की, मतलब मजदूर हैं यहाँ पे किसान, भूमि का स्वामी कोई और खेती करने वाला कोई और, दूसरे की भूमि है। मुजारियान का मतलब बटाई। बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या दे देंगे? अपना खेत बटाई पे दे दिया और कहा कि प्रत्येक साल आप इतना पैसा हमको दे देना, बाकी जो भी अनाज की प्राप्ति होगी वो अपने पास रखो और सरकार को टैक्स दो। तो ये कौन हो गए? मुजारियान। बटाई याद रखना, खुद काश्त स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसान, पाही काश्त दूसरों की भूमि पर खेती करने वाले किसान, और मुजारियान अपनी भूमि को बटाई पर बांटने वाले किसान। समझ गए? अब अकबर ने क्या प्रयास किया? अकबर ने प्रयास किया कि जो भू राजस्व की वसूली है वो कैसे हो? नकद में। अधिकतर प्रयास। भू राजस्व की दर कितनी निर्धारित की? तो मैक्सिमम कितनी है? 1/3। दिमाग लगाओ, 1/3 भू राजस्व की दर अकबर किस भूमि से लेगा? किस भूमि से लेगा? नाम बताओ ना। पोलस से, ठीक है, पोलस से लेगा 1/3। और बंजर से कितना लेगा? बिल्कुल ना के बराबर, 1/10 भी हो सकता है, 1/12 भी हो सकता है। समझ गए? अधिकतम दर निर्धारित थी, न्यूनतम दर नहीं पता, ठीक है, उसके हिसाब से, भूमि के हिसाब से वो दर ली जाएगी। आगे बात समझ में? अब जब बटाई कर रहा है तो बटाई को भी 3 भागों में बांटा गया। देखो समझो, बटाई पद्धति याद आई? क्या थी? बताओ। तुगलक वंश के किस शासक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब। सही है? हाँ, नाम बताओ। नाम बताओ कृषि विभाग का। मोहम्मद तुगलक आंसर ठीक है, नाम बताओ। दीवानी अमीर कोई। तो वैसे ही बटाई की पद्धति अकबर ने भी शुरू की। देखो क्या किया। बटाई पद्धति के तहत एक है गल्ला बख्शी पद्धति है ये, दूसरी है कनकूत और तीसरी है जब्ती। जब्ती क्या है? ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है। क्या है जब्ती? भू राजस्व को वसूलने की एक विधि या तरीका। गल्ला बख्शी में क्या किया? गल्ला बख्शी को भी 3 भागों में बांटा गया। एक है, बताओ, गल्ला बख्शी को लंक बटाई, रास बटाई, कुछ याद आया? मोहम्मद तुगलक के समय पढ़ाया है,
खेत बटाई, जो पूरे खेत को बांट देते थे कि एक हिस्सा मेरा, दो हिस्से तुम्हारे। लंक बटाई, फसल खड़ी है, फसल को बांट दिया। नहीं बताया? एक है खेत बटाई, हो सकता है मिस हो गया भाई। दूसरा है लंक बटाई, और तीसरा है रास बटाई। ये भी समझ लो क्या है। गल्ला बख्शी के तहत क्या किया, खेत को, फसल को और अनाज को 3 भागों में बांट दिया गया। खेत बटाई क्या होता है, जैसे मान लो ये खेत है, फसल लगने से पहले ही खेत को बांट दिया और कहा कि ये हिस्सा 1/3 हिस्सा में जो भी निकलेगा वो किसके पास चला जाएगा, राजस्व के रूप में राजा के पास, और 2/3 हिस्सा जो भी उगाना वो अपने पास रख लेना। इसको क्या कहा गया, खेत बटाई। लंक बटाई का मतलब खेत है पूरा, खेत है, खेत में उगा गेहूं, और गेहूं उगाने के बाद उस खेती का वर्गीकरण करके कहा गया कि गेहूं से जो निकलेगा 1/3 मेरा और 2/3 उस किसान का। और रास बटाई में क्या कर दिया गया, गेहूं कट गया, गेहूं के दाने निकल गए और दानों को बांट दिया गया 1/3 और 2/3 में। समझ गए? तो खेत बटाई का मतलब अभी खेती हुई नहीं है, सूखे खेत को, खाली खेत को बांट के कह दिया गया कि 1/3 हिस्से में जो भी उगाओगे वो राजस्व के रूप में सरकार के पास जाएगा और बाकी अपने पास रखना। लंक बटाई में गेहूं उग गया है, गेहूं कटा नहीं है, और गेहूं उगने के बाद उसका बटाई कर दी गई। और रास बटाई में गेहूं की कटाई हो गई, दाने निकल आए और दाने को बांट दिया गया। समझ गए? ये तीनों प्रोसेस क्या कहलाए, गल्ला बख्शी। हाँ हाँ, मतलब हम्म, तो किस पे दोगे टैक्स? खेत में क्या उगा रहे हो? हाँ, तो गेहूं दोगे। क्या जमीन खाएगा क्या अकबर? हाँ, ले नहीं ली है, उसमें जो भी उगाओगे वो अकबर का है। हाँ, हाँ, हम्म, क्यों जाएगा जब खेत बटाई से बढ़ चुका है तो? खेत बटाई में अकबर का हिस्सा क्या जा रहा है, ये तो बताओ। अरे यार, खेत एक ही होगा और इसी खेत में 3 प्रकार की बटाई में कोई बटाई हो सकती है। अगर खेत हो गई तो सिंपल सी बात है, लंक और रास नहीं होगी। किसी में लाख हो गई तो खेत रास नहीं होगी, किसी में रास हो गई तो खेत और लंक नहीं होगी। ये तीनों प्रोसेस हैं। ये अकबर की मर्जी है वो किस जगह खेत बटाई कर रहा है, किस जगह लंक बटाई करा रहा है, किस जगह रास बटाई करा रहा है। समझ गए? बढ़ गया। बांटने के बाद अब ये भूमि है, तो अभी तो हम भूमि नाप लेते हैं फीता डाल के, उस समय कौन नाप रहा था? तो कोई यंत्र होगा, कोई मापन होगा। मापन क्या था? मापन भी अकबर ने, या यूं कहें टोडरमल ने, किससे कॉपी किया? शेर शाह सूरी से। यानी शेर शाह सूरी ने भूमि को मापने का एक इकाई बनाई थी, जिसे कह रहा है वो गजे सिकंदरी। क्या कह रहा है? इस गजे सिकंदरी का मतलब है 31 इंच या 39 अंगुल। भूमि ऐसे नापी जा रही है। नहीं समझे? अकबर या टोडरमल ने इस गज सिकंदरी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और इसका नाम रखा गज ए इलाही। और इस गज इलाही के तहत ये 31 इंच को 33 इंच का बना दिया और 39 अंगुल को 41 अंगुल का बना दिया, और यही लागू रह गई।
तो भूमि मापन की इकाई कौन सी है? गज। इकाई क्या है? तो आप कहेंगे भूमि को नापने का एक यंत्र या इकाई है जिसकी मापन क्या है? 33 इंच या 33 इंच या 41 अंगुल। ये किससे प्रेरित था? तो आप कहेंगे गजे। ये किसका मापन इकाई है? तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी की, जिसकी इकाई कितनी है? 31 इंच या। बात समझ गए? पक्का? अब आगे आ जाओ। अब जब इतनी व्यापक व्यवस्था है किसकी? कृषि की। तो कृषि में अधिशेष होगा, अधिशेष होगा तो और हाँ बाहर भेजा जाएगा। कैसे? मान लो तुम्हारे पास एक खेत है, इसमें तुमने खेती की और खेती सिर्फ उतनी ही हुई जिससे तुम्हारे घर का पालन पोषण हो, तो ऐसे में क्या इसको बेच पाओगे? लेकिन अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई तो तुम्हारे पास इतना गेहूं आ गया कि 5 साल के लिए तुमने अपने आप को रिजर्व कर लिया और भी बच गया, तो क्या करोगे? बचे हुए गेहूं को बेचोगे। बेचने के लिए बाजार और बाजार के लिए व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता होगी, है ना? तो अकबर के काल में कौन से व्यापारिक केंद्र बहुत फेमस थे? तो आप कहेंगे काबुल, मुल्तान, सिंध, लाहौर। यहां से मुगल साम्राज्य का प्रमुख व्यापार होता था। व्यापारिक केंद्र पूछा गया कौन कौन से? काबुल, मुल्तान, सिंध और लाहौर। हो गया। अब यहाँ पे लोग आएंगे, अपना अपना गेहूं, चावल, नील, अफीम, मसाले, कपड़ा, और सब यहाँ पर व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित होंगे। बाहर से लोग आएंगे, खरीदेंगे और जाएंगे। समझ गए? अब मान लो, अच्छा कोई पूछे कि मुगल साम्राज्य का प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो क्या कहोगे? इनमें से बताओ। ऑप्शन है गेहूं, नहीं उद्योग छोड़ो, लकड़ी उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, चूना उद्योग। अकबर कालीन प्रमुख उद्योग कौन सा? वस्त्र उद्योग। व्यापारिक केंद्र कौन से हैं? काबुल, मुल्तान, सिंध और लाहौर। वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है अकबर के काल के? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात, यूपी, बंगाल और दक्कन के इलाके। यहां पर वस्त्रों की काफी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। इस समय भारत में पुर्तगाली आ गए ना, क्यों आए थे? व्यापार करने। और 1605 यानी अकबर की डेथ से पहले अंग्रेज भी आ चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी है। क्या करने आए? किस चीज का? भारत से क्या ले जाते थे? मसाले और वस्त्र। तो क्या ले जाएंगे? जो इंपॉर्टेंट होगा वही तो ले जाएंगे। तो मसाले और वस्त्र बहुत ज्यादा प्रमुख उद्योग धंधे थे। मेरी बात समझे? हेलो, अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, पक्का? अब देखो, अगर पूछा जाए, हाँ क्या हुआ? अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बेस्ट क्वालिटी का वस्त्र किसका है? सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र। ठीक है ना? पुर्तगाली आ चुके हैं, अंग्रेज आ चुके हैं, क्या करने आए हैं? व्यापार। तो कुछ चीजें ले जाएंगे और कुछ चीजें। तो मुगल काल की आयात और निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी हैं? आयात क्या कर रहा है भारत?
क्या लेके आते हैं पुर्तगाली? अंग्रेज क्या लेके आ रहे हैं? और सोना, चांदी, शराब, हाथी दांत और सारी चीजें। भारत से ले क्या जा रहे हैं? तो आप कहेंगे मसाले और प्रमुख रूप से वस्त्र। वस्त्र में भी कौन सा? बंगाल का मलमल। ठीक। भारत में मलमल को, सूती वस्त्रों को, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और रेशमी वस्त्रों को एक ही नाम से पुकारा गया, जिसको हम कह रहे हैं बाफ्ता। बाफ्ता क्या है? सूती वस्त्र, और इसका थोड़ा सा चेंज रूप ताफ्ता। ताफ्ता क्या है? रेशमी वस्त्र। तो कहेंगे बाफ्ता, वो नहीं कह रहे हैं कि सूती वस्त्र दो, वो कहेंगे बाफ्ता का एक बंडल दे दो, वो कहेंगे ताफ्ता का एक बंडल दे दो। यानी यहां पर आम बोलचाल भाषा में सूती वस्त्र को क्या कह रहे हैं और ताफ्ता किसको कह रहे हैं? कहां ले गए? यूरोप। यूरोप में बाफ्ता और ताफ्ता को एक ही नाम से जाना गया और कहा गया उसको कैलिको। तो कैलिको क्या है? अ टाइप ऑफ छह सात साल पहले ये पूछा गया कैलिको क्या है। एक प्रकार का कर है, एक प्रकार की डाई है, एक पेंटिंग है, या एक प्रकार का कपड़ा है। बाफ्ता क्या है? कई बार पूछा जा चुका है। तो मुगल काल में सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र को बाफ्ता और ताफ्ता कह रहे हैं, लेकिन जब ये यूरोप जा रहा तो यूरोप के लोग उसको क्या कह रहे हैं? कैलिको। अब बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी। सर्वाधिक डिमांड कहाँ? मलमल। मलमल कहाँ निकल रहा है? वर्तमान के बांग्लादेश के ढाका में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मलमल यहीं पे पाया जाता था। आज भी मिलता है। समझ गए? मलमल समझते हो क्या होता है? मलमल को अगर एक साड़ी बराबर कपड़ा है ना, तो उसको भी एक मुट्ठी में भरा जा सकता है, इतना मुलायम होता है, और जैसे खोलोगे तो फिर से वो साड़ी के रूप में आ जाएगी। ओरिजिनल मलमल। समझ गए? पक्का? अब थोड़ा सा मुद्रा, ये सब चीजें हो रही ना। अच्छा, थोड़ा सा और देखो। उद्योग क्या है? सबसे प्रमुख वस्त्र। व्यापारिक केंद्र कौन से हैं? काबुल, मुल्तान, सिंध और लाहौर। अब जब पुर्तगाली भारत आ रहे हैं, माल लेके कैसे जाएंगे? जहाज के लिए बंदरगाह। तो मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये कौन सा बंदरगाह है? कालीकट। भड़ौच, गुजरात में भड़ौच है? इसे ही भृगु कच्छ कहा गया ना। इसके बाद इसी में एक जगह है खंबात की खाड़ी, याद आया? और इसी में एक कैम्बे की खाड़ी है। ये मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह थे। कहां पर स्थित हैं? ये क्या है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रत्नागिरी भी एक बंदरगाह है, कोचीन, कालीकट। यानी पश्चिमी घाट के कितने बंदरगाह? गुजरात में एक, दो, तीन, महाराष्ट्र में एक, और मालाबार तट पे कोचीन और कालीकट। ये पश्चिमी घाट के। इस तरह से तो बंगाल में कौन सा? सूतानीति, हुगली, और एक है सूतानीति, हुगली, क्या नाम है यार उसका? नहीं याद आ रहा। चलो, ये 5-6 बंदरगाह याद रखना। पहला भृगु कच्छ जो गुजरात में है, दूसरा खंबात की खाड़ी, ये भी गुजरात में है, तीसरा कैम्बे की खाड़ी, ये भी गुजरात में। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कालीकट, कोचीन। कहाँ पर है? मालाबार तट पर। और बंगाल में 3 है, सूतानती आ गया, हुगली आ गया, एक कौन सा था यार, पिछला हमने लिखवाया कभी, नहीं याद आ रहा। चलो,
अब जब इतना बढ़िया व्यापार हो रहा है तो व्यापार कब होगा? मुगल काल में व्यापार कब होगा? जब मुद्रा व्यवस्था बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होगी। तो मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था कैसी है? कैसी है? उत्तम है। उत्तम नहीं है, अति उत्तम है। अकबर ने सोना, चांदी और तांबा तीनों प्रकार के सिक्के चलाए। सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार के सिक्के चलाए। किसने? अरे अब बस करो, सर्च वर्च मत करो, जो चीज चली गई चली गई। किए? अब अकबर ने और क्या किया? सिक्कों की ढलाई के लिए, अगर सोने के सिक्के ढल रहे हैं तो उसके लिए अलग टकसाल, चांदी के सिक्के ढल रहे हैं तो उसके लिए अलग टकसाल, और तांबों के लिए अलग से टकसाल बनवाई। अकबर के काल में टोटल कितनी टकसालें थी? तो आप कहेंगे 61। कितनी थी टकसालें? सोने की अलग, चांदी की अलग, तांबे की अलग। सोने की 4 टकसालें थी, चांदी की 14 टकसालें थी और तांबे की 42। कितने हो गए? साठ हो गए। और एक टकसाल अकबर ने शाही टकसाल के रूप में दिल्ली में स्थापित की। ठीक है, 61 टकसालें, सोने की टकसालें अलग, चांदी के अलग, तांबे की। अब क्या बनेगा यहाँ पे? सिक्के। तो कौन से? अकबर के काल में सोने के सिक्के 3, एक है संशब, दूसरा शहंशाह और तीसरा मुहर। ठीक है, संशब सिक्का लेन देन के लिए यूज नहीं होता था, बल्कि ये सिर्फ मतलब प्रदर्शनी के लिए रखा जाता था। अकबर अपने दरबार में रखता था। ठीक है, जिसका वेट 101 तोला। अब सोने का 101 तोला क्या वो खरीद फरोख्त में यूज होगा? तो इसको क्या कर दिया गया? तो शाही सिक्का है ये। कौन सा? संशब। इस सिक्कों में अशोक ने एक तरफ अपनी प्रतिमा और दूसरी तरफ चमकता हुआ सूरज बनवाया। तो अपनी प्रतिमा और सूरज अकबर ने किस सिक्कों में बनवाया? सोने के संशब में। संशब, शहंशाह और मुहर, ये तीनों प्रकार के कौन से सिक्के हैं? ये सोने के सिक्के हैं। समझ गए? इसी तरह से चांदी भी चला रहा है। चांदी के सिक्के 2, एक है इलाही और एक है जलाली। इलाही को ही अटम कहा गया है। कितने सिक्के? इलाही और जलाली। इन सिक्कों पे अकबर ने क्या किया? एक तरफ अल्लाहू अकबर और दूसरी तरफ राम सीता की मूर्ति। एक तरफ अल्लाह का और एक तरफ राम सीता। क्या दिखा रहा सिक्कों के माध्यम से? कि अकबर धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति है, जिसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं या बराबर हैं। ठीक, तो सोने के संशब, शहंशाह, मुहर, चांदी का इलाही और जलाली। फिर उसके बाद क्या बचा? तांबा। और तांबे के सिक्कों को अकबर के काल में दाम कहा गया। और दाम के सिक्कों में अकबर ने स्वास्तिक का चिन्ह बनवाया। तो तीनों सिक्कों में क्या दिखा रहा है? कि अकबर कैसा व्यक्ति? धार्मिक। समझ गए? बस अब खत्म हो गए अकबर। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लास देख लेना, क्लास को देख के इसके नोट्स बना लेना। ठीक, चलो मिलते हैं कल। बाय।